मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा यह रहने वाला है। यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। और 3 से 4 फरवरी को गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। दिव्यांगजन रेनबो उत्सव का भी शुभारंभ यह किया जाएगा। 3 से 5 फरवरी तक यह रेनबो फेस्टिवल चलना है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। दिव्यांगजन रेनबो उत्सव का शुभारंभ किया जाएगा और 30 सालों का लंबा इंतजार जो था वो खत्म हुआ है। ज्ञानव्यापी के व्याज्य तहखाने में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ भी सामने आ गया। दरअसल कल ही मुस्लिम पक्ष के दावे की नकारते हुए जिला जज की अदालत ने व्याज्य तहखाने में नियमित पूजा का अधिकार दिया, जिसके तहत पूरे विधि विधान के साथ यह पूजा अर्चना हुई है। वहीं इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और याचिका दाखिल कर 15 दिन तक के लिए पूजा के आदेश को स्थगित करने की अपील की है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट भी दाखिल किया है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर से में आरती का समय यह तय कर दिया गया है। दिन में 5 बार तहखाने में आरती होगी और सुबह 3:30 बजे से पहली आरती यह रखी गई है। मंगला आरती ये होगी और दूसरी दोपहर 12 बजे और तीसरी 4 बजे और शाम 7 बजे होगी। तहखाने में चौथी आरती और रात के वक्त यानी कि 10:30 बजे 5वीं आरती की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद की शपथ लेंगे। दरअसल यह दावा खुद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने किया। जनता टीवी से खास बातचीत उन्होंने की है, वो देख लेते हैं। 2 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। आज एक कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, सभी दल एक साथ बैठक हुई। दल में तमाम सभी विधानमंडल दल के नेता मौजूद रहे। हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए? क्योंकि सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें हर बार बैठक में तो सभी सहमति होती है, लेकिन उसके बाद जो तांडव कटता है आप भी जानते हैं। देखिए, जो नियमावली है, जो सिस्टम है, कार्यमंत्रणा में सब लोग जुटते हैं, सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। सर्वदलीय में सब लोग बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो सदन में उस बात को इग्नोर करते हैं, जिसको सब लोग जानते भी हैं। उनकी आदत है, क्योंकि उनकी सरकार थी तो गुंडों की सरकार कही जाती थी, गुंडा राज कहा जाता था। तो अपने आदत से बाज नहीं रहते। जैसे मार कहा साढ़, वो कभी सीधा नहीं रह सकता। बात तो करेगा, जब पंचायत होगी तो कहेगा नहीं हम बिल्कुल सीधा रहेंगे, लेकिन जो जाएगा रास्ते में तो कहीं ना कहीं सिंह मार ही देगा। तो ये है खेल। पिछली सदन जब चला था तो उसमें सांड की जो बात कर रहे हैं वो भी आवाज उठी थी सदन में, और ये जाति जनगणना को लेकर बात उठी थी। क्या इस बार भी इस आवाज गूंजने वाली है? बिल्कुल उठेगी, जातिवाद जनगणना की भी आवाज उठेगी। जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। बहुत सी जातियां जिनको कोई जानता नहीं है, उनकी गिनती नहीं है। नाई, गोणपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, पहलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, सारी, साईं, दर्जी, फकीर, कहाँ गिनती है इन लोगों की? बंजारा कहीं दिखाई देता है, अर्कवंशी कहीं दिखाई देता है, आरा कहीं दिखाई देता है, पाल, प्रजापति कहीं गिनती है, राजभर की कहीं गिनती है, चौहान की कहीं गिनती है। इनकी गिनती जब होगी तभी ना इनके लिए शिक्षा के लिए बजट, स्वास्थ्य के लिए बजट, रोजगार के लिए बजट, नौकरियों में हिस्सेदारी, इनके रोजगार की व्यवस्था तब ना सरकार करेगी। अखिलेश जी ने सबको बैठक में बुलाया है 3 बजे। उन्होंने कहा कि सभी विधायक और एमएलसी एक साथ बैठें और विधानसभा सत्र कैसे चलेगा, क्या कुछ आवाजें उठाई जाएंगी, उसको तैयारी कर रहे हैं। वो करें तैयारी, उनका काम है भैया। उनकी पार्टी का मामला, हमारी पार्टी का मामला दूसरा है, उनकी पार्टी का मामला दूसरा है। समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों का हक लूटने का काम करती है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को धोखा देने का काम करती है, सिर्फ उनको नफरत देती है। एक काम समाजवादी पार्टी करती है मुसलमानों के लिए कि मरो, हम कब्रिस्तान घेरवा देंगे, उसी में गड़वाने की व्यवस्था कर देंगे, बाहर से जानवर उसमें नहीं जाएंगे। अच्छा, वो अखिलेश यादव और कांग्रेस में बड़ा खींचातानी चल रही है सीटों को लेकर। उन्होंने कहा 11 सीटें देंगे, उसके बाद अपनी प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन यूपी स्तर पर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको जानकारी नहीं है, कह रहे हैं वो कुछ मुझे पता ही नहीं, ऊपर बात चल रही है। देखिए, मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूं, जब से गठबंधन बना है, कि विपक्षियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के सहयोग करेंगे, कुछ लोग हट के। सटने वाले सट गए और सटेंगे। अब हटने वाले छटपटा रहे हैं कि जल्दी हम भी हट जाएं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम काम करें। अच्छा, आपने शुरुआत दौर में कहा था कि गठबंधन टिकने वाला नहीं है। ममता बनर्जी अलग हो गई, नीतीश आपके एनडीए में आ गए, क्या आप कोई भी हटने वाला है क्या? कोई और लोग हैं, आप 27 तारीख को देखिएगा ना,
क्योंकि ये हमारी मांग नहीं, जनता की ही मांग है। लोग ये सोचते हैं कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद की कब शपथ लेंगे, वो दिनांक नहीं आ पा रही। आपसे जब कभी कोई बात होती है तो आप कह रहे हैं तारीख बता देंगे, वो कब आएगा तारीख? वो सदन खत्म होता दिल्ली जाएंगे, वहां से लौटेंगे तो तारीख सही सही बताएंगे। और सही बात यह है कि जिस दिन विस्तार होगा उस दिन विस्तार में राजभर शामिल होगा। दारा सिंह चौहान भी अब भारतीय जनता पार्टी का विषय है। शुक्रिया। तो कल से विधानसभा सत्र होगा, उसमें बजट पेश होगा और बजट में हालांकि विपक्षी तमाम हंगामे के आसार भी जता रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का कहना है तमाम जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो भी इसी बजट सत्र में उठाए जाएंगे। प्रोफेसर रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट ये पेश कर दिया है। अंतरिम बजट के दौरान उन्होंने भाषण, करीब 58 मिनट लंबा उनका भाषण रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने कार्यकाल का छठा बजट ये पेश किया और कहा कि हमने अंतरिम बजट को परंपरा को जारी रखा है और यही वजह है कि सरकार ने किसी भी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। अंतरिम बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान 4 सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। और बड़ी बातों पर अगर गौर करें तो सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है और टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी वस्तुओं पर पड़ता है। 4 सेक्टर्स पर फोकस रखते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खाते में भेजे गए। महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हुए करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का यह टारगेट है। युवाओं के लिए 3000 नए आईटीआई खोले जाएंगे। 1.4 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है और पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को भी आर्थिक मदद मिली है। इस बार अंतरिम बजट पेश हुआ क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। अंतरिम बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में लोकसभा में प्रस्तुत यह अंतरिम बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लोकसभा में प्रस्तुत अंतरिम बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करने वाला है। 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। यह अंतरिम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व आधी आबादी से संबंधित समाज के हर वर्ग के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय स्वागत योग्य है। सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। योजना गरीबों के लिए पक्के घर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य, 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदलने का निर्णय आने वाले वर्षों में भारतीय रेल की कायाकल्प के साथ साथ औद्योगिकीकरण को नई गति प्रदान करेगा। बजट में रक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। यह अंतरिम बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला है। अंत्योदय का विजन और 140 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। नए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मार्ग प्रशस्त करते इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार।
और वही कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने फिर से निराशापूर्ण बजट पेश किया, जिसमें बीजेपी सरकार ने देश के युवाओं, किसानों और मध्य वर्ग को धोखा दिया है। इस देश के युवाओं को, किसानों को धोखा दिया जा रहा है। देश का जो आम आदमी है, मध्यम वर्गीय, छोटे व्यापारी, उनको भी इस बजट में फिर से वही धोखा मिला जो पिछले 9 साल से मिल रहा था। और निर्मला सीतारमण जी हमेशा जब महंगाई आती है, किसी तो कहेंगे मैं तो प्याज खाती नहीं, मैं बस से चलती नहीं, लेकिन देश के आम आदमी के बारे में तो सोचना चाहिए। वोट आपने लिया इस देश के युवाओं से और काम हो रहा है अपने उद्योगपति मित्र के लिए सार्वजनिक उपक्रम निजीकरण करके। आज ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से देश के एक उद्योगपति की आय रोजाना 1600 करोड़ रुपए रोज है। और इस बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, वो भी देख लेते हैं। पर पुनः बजट में भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों की बारिश की है, परंतु दुख यह है कि जनता के लिए कुछ नहीं इस बजट के अंदर। टैक्स स्लैब के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, महंगाई यूं की ज्यों बनी हुई है। पेट्रोल डीजल का तो नाम लेने से डरती है निर्मला सीतारमण जी। महिला सुरक्षा के नाम पे खाली कागजी कार्रवाई, और किसान का तो नाम तक लेने की जरूरत नहीं समझी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार। तो ये भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? ये जन विरोधी सरकार पूरी तरीके से बन चुकी है। छोटे व्यापारी को कुचलने का काम कर रही है सरकार। स्टार्टअप के नाम पे आपने खाली एक रियायत को रिपीट कर देने से उद्योगों में भलाई नहीं होने वाली है। सौर ऊर्जा पे आपने बात जरूर की, परंतु जनता के ही पैसों से सौर ऊर्जा का काम करवा के आप चाहते हो कि सरकार की पीठ थपथपा दी जाए। ये अत्यंत दुखद है कि ये सरकार पूरी तरीके से जन विरोधी बजट पेश करने का काम करती है। वैसे तो हमें इनसे कोई उम्मीद थी नहीं, एंट्रिंग बजट था ये, परंतु उसके बावजूद जनता ये सोच रही थी कि चुनावी बजट होगा तो शायद कुछ रियायत मिले। परंतु चुनावी बजट होने के बाद भी सरकार ने जनता के नाम पे बिल्कुल ठगने का काम किया है और जनता को पूरी तरीके से निराश करने का काम किया है। जो बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि बड़े लोग इस बजट से होंगे मालामाल और आम जनता। जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय हुआ है, निश्चित वो बधाई के पात्र है। जैसा कि माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उसमें जो हिंदू पक्ष है अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, ज्ञानवापी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं वो स्वेच्छा से उनको सौंप देने चाहिए, जिससे कि हिंदुस्तान में आपस में अमन चैन बना रहे। क्योंकि हिंदुओं के धर्मस्थल जो अतिक्रमण करके कब्जा किए थे, और विशेष करके काशी विश्वनाथ और मथुरा को तो अविलंब हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, जिससे हिंदुस्तान में एक संदेश जाए। चूंकि यहाँ के मुसलमान सब कन्वर्टेड हैं, 99% कन्वर्टेड हैं, इसलिए मैं इनसे सभी से आग्रह निवेदन भी करूंगा हाथ जोड़ के कि ज्ञानवापी तत्काल उन्हें स्वेच्छा से दे देनी चाहिए कि साहब हमने दे दी। क्योंकि हमारे उनके पूर्वज भी नहीं थे वो ईमानदारी से, वो तो हमारे ही लोगों में से कन्वर्टेड हैं। और मिशन 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार तैयारियों को धार देने में जुटी है और इसी कड़ी में सपा लोकसभा चुनाव को देखते हुए 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 9 बार विधायक और 6 बार मंत्री रह चुके अवधेश प्रसाद को अयोध्या से उम्मीदवार बनाया गया। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की रिपोर्ट आप देखिए। 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अयोध्या सीट है, जहां से अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ अवधेश प्रसाद जी हैं। अवधेश जी, बड़ा जिला है आपका, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि राम मंदिर बनके खड़ा हो गया वहां। राम की कृपा हमारे ऊपर है, राम की कृपा हमारे ऊपर है। हमारे रोम रोम में राम है। हम सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या में हम पैदा हुए हैं। हमारे बाबा ग्रैंडफादर जिसे कहते हैं, उनका नाम राम निवल, हमारे मामा का नाम परशुराम, हमारे ससुर का नाम राम सेवक, हमारे बड़े भाई रामोद। तो रामोद तो हमारे कण कण में है। हम वहीं पैदा हुए, वहीं बढ़े और वहीं की धरती से राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से और वहाँ की जनता की महान कृपा से 9 बार के हम विधायक हुए। और माननीय नेताजी की कृपा से, माननीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की कृपा से और माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से हम 6 बार के मंत्री हैं, 4 बार के कैबिनेट मंत्री, 2 बार के राज्य मंत्री और 9 बार के विधायक हैं। 2 बार विधानसभा में आप देखते होंगे हमको सम्मानित किया गया है, माननीय महाना जी ने किया है।
और जब 12 से 17 सरकार थी उसमें भी हम वरिष्ठ एमएलए के रूप में हमको सम्मानित किया गया है। ये वहाँ की जनता का सोहल विधानसभा क्षेत्र जहाँ से 7 बार जीते हैं, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जहाँ से 2, तो इस तरह से फैजाबाद से 9 बार के विधायक हुए हैं। ये फैजाबाद की महान जनता का आशीर्वाद है और उस भूमि का कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। 22 तारीख को अभी राम की कृपा है, वो दिखाई पड़ा वही कृपा रहेगी और 24 में वही कृपा होकर के हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां पर यही कृपा जाकर के अवधेश प्रसाद को सांसद बनाएगी और देश की सेवा करूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी का झंडा पूरे देश और दुनिया में फहराएगा। और माननीय जो आज श्रद्धेय हमारे नेताजी नहीं है, माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, उनका नाम, उनकी कीर्ति और सबकी कीर्ति का बखान पूरे देश दुनिया में करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री भी प्रत्याशी हो सकते हैं अयोध्या से, ये चर्चा भी है कि वो भी वहां से अपने ही आजमाइश। फैजाबाद से प्रधानमंत्री ऐसा है, हम तो सारी जिंदगी में नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे। कहीं कोई दल नहीं बदला, कोई झंडा नहीं बदला, कोई नेता नहीं बदला। चौधरी साहब के बाद नेताजी को अपना नेता माना और जिंदगी में प्रयास करते रहे कि नेताजी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दे। नेताजी तो प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन नए कईयों को तो नेताजी ने प्रधानमंत्री बनाया, यहाँ तक कि नेताजी ने तो राष्ट्रपति भी बनाया। तो जब हम अभी अपने नेताजी को प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो मेरी ख्वाहिश है, मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्रयास है कि सबसे पहले अखिलेश यादव जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं, क्योंकि हम लड़ते लड़ते रहे और मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। पूरी तरह से हमारी कोशिश होगी, प्रयास होगा, समर्थन होगा कि माननीय अखिलेश जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। और जब वो बन जाएंगे तो हाथी के पैर में सबका पैर, अवधेश प्रसाद भी अपने को प्रधानमंत्री मानेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए अवधेश प्रसाद जी ये अयोध्या से प्रत्याशी हैं और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभी 22 तारीख को उद्घाटन हुआ राम मंदिर का और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस उद्घाटन में मुख्य चेहरा थे। ऐसे में महत्वपूर्ण सीट है। अवधेश प्रसाद पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पहली पार्टी है जिसने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की है लोकसभा 2024 चुनाव को देखते हुए। फिलहाल चुनाव दिलचस्प होगा और कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से होगा इसका भी इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। अयोध्या के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हैं। शाही ईदगाह के 13 शमलव और 37 एकड़ भूमि के स्वामित्व पर यह केस जारी है और इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णु गुप्ता को धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें केस को वापस लेने की बात कही गई है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जन्मभूमि के मामले में केस किया। जब मैं लौट के वापस आया तो मुझे मेरे घर पे धमकी भरा पत्र मिला है। इसमें लिखा है कि बाबरी तो शहीद हो गई, अब और किसी मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे और तू श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस वापस ले ले, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। और मैं दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ 3 जिंदा कारतूस यहाँ भेजे हैं और पत्र में लिखा है कि ये 3 जब गोलियां तेरे पास पहुंच सकती हैं तो चौथी गोली अब तेरे सर में होगी। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, मजबूती से केस लड़ेंगे। केस लड़कर कानून के तहत हमने अयोध्या में भी श्री राम मंदिर बन रहा है और ज्ञानवापी में भी बनेगा और ईदगाह मस्जिद जो है, जो इलीगल वहाँ बनी हुई है, उसको हटाया जाएगा। वहाँ पे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनेगा। और अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। सहारनपुर में फेसबुक फ्रेंड ने युवती के साथ किया है दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में ठेकेदार को शराब की दावत में बुलाकर खिलाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में भर्ती, मौत, जांच में जुटी है पुलिस। महोबा में देशभक्ति रैप सॉन्ग गाकर वायरल हुआ है छात्र, 6.6 मिलियन लोगों ने सुना है यह रैप सॉन्ग। एटा में प्रेम प्रसंग के चलते आगरा में मिला शव, मृतक के पिता ने प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा दिया। अलीगढ़ में बेटी की डोली से पहले उठी है पिता की अर्थी, सड़क पार करते समय कैंटर की चपेट में आई। सहारनपुर में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई है धांधली, कांग्रेस ने विरोध में किया प्रदर्शन।
कासगंज में किन्नरों द्वारा करवाई जा रही गरीब कन्याओं की शादी में दबंगों ने जमकर मारपीट और पथराव किया। फर्रुखाबाद में डीएम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, आगामी चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने की बात को प्राथमिकता बताया। बलिया में जमीनी विवाद के चलते दबंग के पट्टीदार के साथ के मारपीट का मामला, घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ जमकर मारपीट। ज्ञान व्यापी फैसले के बाद प्रतापगढ़ में हाई अलर्ट और धारा 144 लागू, एसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ किया सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण। ललितपुर में फसल उखाड़ने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जमकर चले लाठी डंडे, महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल। नवनियुक्त डीएम ने पीलीभीत का संभाला है चार्ज, कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन और जनता की समस्याओं को निस्तारित करूंगा। अलीगढ़ में मंत्री ने चीनी मिल का फीता काटकर शुभारंभ किया, विधि विधान के साथ मिल का उद्घाटन किया। अलीगढ़ में गन्ना विकास मंत्री से मिलने अड़े हैं बीकेयू के कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन ने किया लाठीचार्ज। बदायूं में दबाव में आकर युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मृतक के खिलाफ दर्ज करवाया गया था मुकदमा। बरेली में लापता बीजेपी नेता का नहर में शव मिला, परिजनों में कोहराम मच गया। औरैया में गैंगस्टर्स की करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया। इमारतों और जमीन के आसपास मुनादी कराते हुए संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई। संभल पुलिस ने ट्रक चालक से लूट का खुलासा कर दिया, 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जांच शुरू।